नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में बच्चे जो हमारा सीरीज चल रहा है डी यू एम एस सी जूलॉजी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब 2021 का इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था बच्चे, ये सितंबर में 26 सितंबर को ये एग्ज़ाम हुआ है। ओके, जिन भी बच्चे का डी यू एम एस सी जूलॉजी का एग्ज़ाम था उनका 26 सितंबर को हुआ है। आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है नहीं दिए हों या प्लानिंग कर रहे हो कि नेक्स्ट ईयर दें, तो नेक्स्ट ईयर दें तो उसके लिए आपको उसका पैटर्न जानना होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस रहता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है बच्चे। बहुत सारे क्वेरी हो गए आपके मन में, तो सभी क्वेरी को हम आपको फुलफ़िल करेंगे यहाँ पर अपने इस वीडियो में। धीरे धीरे आप देखते जाएँ, हम बताते जाएंगे। ये मेरा वीडियो नंबर 3 है बच्चे, ये मेरा वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले ये मेरा वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें तीनों वीडियो मिला के 75 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। लंबा नहीं बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा बनाते हैं, इसलिए 3-4 वीडियो लग गया बच्चे। ओके, साथ ही साथ कुछ चीज़ें हम डिस्कस भी करते जाते हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो तो लंबा हो ही जाता है 10-15 मिनट का, इसलिए उससे ज़्यादा हम बनाने करते हैं। तो छोटा छोटा वीडियो है, आप अगर नहीं देखें हैं तो पहले उसको देख ले बच्चे। ये वीडियो नंबर 4 है, इसमें हम 75 से जो 76 से 100 क्वेश्चन है वहाँ तक डिस्कस करेंगे। आप सभी के मन में बच्चे क्वेरी होगा कि डी यू एम एस सी का एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा। आप अगर देना चाहते हैं तो उसका फॉर्म कब फिलअप होता है, रजिस्ट्रेशन कब होता है, या एमएससी में यदि हमारा एडमिशन होता है कहाँ से हम किस अच्छे यूनिवर्सिटी से हम एमएससी करें। तो बच्चे सभी क्वेरी को हम आपको अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे ये सभी आपको बताएंगे। तो एमएससी तो आप जानते हैं कि अगर बीएससी आपका हो गया है और कहीं इधर उधर आपका जॉब नहीं लगा और आगे आप पढ़ना चाहते हैं तो एमएससी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अच्छे यूनिवर्सिटी से एमएससी करें, यहाँ से मत करें बच्चे, अपने लोकल स्टेट से मत करें। करना है तो दिल्ली से करें, हैदराबाद से करें, बेंगलोर से करें। कुछ अच्छे जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से पैसा भी कम लगता है। यदि आपका वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है बच्चे, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो गया तो पैसा बहुत कम लगता है, और लेकिन वहाँ हो गया तो निश्चित है कि आप कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे बच्चे। उसके बाद तो आगे अपॉर्चुनिटी है अपॉर्चुनिटी। यदि एमएससी में एडमिशन हो गया किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में बच्चे, तो अपॉर्चुनिटी है अपॉर्चुनिटी। ओके, हाँ, आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फीस है। तो यदि इन सब कॉलेज में जैसे दिल्ली में हो गया, जेएनयू में हो गया, कोई और आपका सब्जेक्ट हो सकता है, तो आपके लिए बेटर रहेगा बाहर से करने का। हॉस्टल फीस नहीं लगेगा और पढ़ाई का तो बहुत कम खर्च होता है, और वहाँ के माहौल में गए बच्चे तो आप समझिए कि आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा, फिर आप कभी भी पीछे मुड़ कर नहीं देखेंगे। तो थोड़ा बहुत अभी से प्लानिंग करना शुरू कर दे। यदि बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 किसी में भी हो, पार्ट 3 में हो, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है कि एमएससी का एक बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दें। जो बच्चे पार्ट 2 वाले हैं तो अभी से ही थोड़ा बहुत देखते जाए कि क्या पूछा जाता है, लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, कि हम किस प्रकार से तैयारी करें कि पहली बार में ही 2000 जो भी आपका थर्ड पार्ट का एग्ज़ाम दे और इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ जाए बच्चे, फर्स्ट बार में ही आपका क्लियर हो जाए। संभव है, बहुत सारे बच्चों का होता है, पहली बार में ही होता है। ऐसा नहीं कि इसके लिए भी 2-3 साल तैयारी करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन यदि आपका ठीक ठाक हुआ है तो आप 1 साल में ही फर्स्ट टाइम में ही एमएससी एंट्रेंस एग्जाम आप निकाल सकते हैं और बाहरी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ सकते हैं अच्छे से बच्चे। दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत का श्रेष्ठतम यूनिवर्सिटी में से एक है बच्चे। आप सभी इनका नाम सुने होंगे। जो बच्चे आपके कोई कलीग, दोस्त, सीनियर पढ़ रहा होगा तो वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बच्चे। यहाँ जाने का मतलब ही है, समझिए कि आप एक दूसरे ही लाइफ में मतलब एंटर कर रहे हैं। तो थोड़ा वो सोचना शुरू करें। हम सभी चीज़ आपको इस वीडियो में अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बच्चे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे आपको एमएससी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। उसके लिए क्या प्रिपरेशन करें जो आपका एमएससी एंट्रेंस एग्जाम हो जाए, नीट के संबंधित इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, और ग्रेजुएशन का तो देते हैं बच्चे। और सभी हम एक ही बात कहते हैं कि यदि आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो 11th-12th का बायोलॉजी बैकग्राउंड से, चाहे नीट का तैयारी कर रहे हो या ग्रेजुएशन में जूलॉजी हो या बॉटनी हो बच्चे, ठीक है, या एमएससी में आप बॉटनी या जूलॉजी से करना चाहते हो, तो 11th-12th के जो भी आपका सिलेबस है 11th-12th का एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ जाए बच्चे। 75 से 80% क्वेश्चन वहीं से आता है। ये जो भी हम 75 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आप 11th-12th के एनसीईआरटी से पाएंगे, चाहे जूलॉजी का हो या बॉटनी का हो। ओके, और नीट के लिए तो जानते हैं 99% सिलेबस तो 11th-12th के एनसीईआरटी से ही रहता है, और ग्रेजुएशन में भी बहुत सारा क्वेश्चन इस पोर्शन से रहता है। तो 11th-12th के एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें। कोई टॉपिक आपका पढ़ा हुआ नहीं है, आप पढ़ना चाहते हैं हमसे, आपके पास उसका नोट्स अवेलेबल नहीं है, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं बच्चे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, हम आपको हेल्प करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, पहले आज यहाँ से शुरू करते हैं 76 नंबर से।
इम्पोर्ट ऑफ ग्लूकोज बाय द लीवर सेल, लीवर सेल के लिए जो लीवर सेल के द्वारा जो ग्लूकोज का इम्पोर्ट होता है वह किसके थ्रू फैसिलिटेट होता है, तो इज फैसिलिटेटेड बाय GLUT2, इज फैसिलिटेटेड बाय GLUT2। ध्यान रखें GLUT2, GLUT3, GLUT4 सभी होता है तो GLUT2 के थ्रू ये फैसिलिटेट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया था एमएससी में। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीटेड है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना तो मस्ट है बच्चे। 77 ए cDNA लाइब्रेरी इज, cDNA लाइब्रेरी क्या कहते हैं, तो ओनली कोडिंग सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू mRNA। cDNA लाइब्रेरी में क्या होता है, तो सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस होता है mRNA के करस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट 78 सदर्न ब्लॉट एनालिसिस। अब बताइए सदर्न ब्लॉट कहाँ पढ़ते हैं, तो 12th में पढ़ते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यदि पढ़ेंगे तो वहाँ सदर्न ब्लॉटिंग पढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन है, सदर्न ब्लॉटिंग, ये सब चीज़ वहाँ पर पढ़ते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग एनालिसिस, हाइब्रिडाइजेशन यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक क्या, तो डीएनए सीक्वेंस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ही इसका बच्चे स्टडी करते हैं, तो सदर्न ब्लॉट या हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, तो डीएनए सीक्वेंस। नेक्स्ट 79 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक्स एम्प्लॉयज। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी 12th के सिलेबस में भी है। मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चे 11th 12th के एनसीईआरटी से ही है। अगर आप वो आपका पढ़ा हुआ है तो आपको चिंता करने वाली बात नहीं, आप पहली बार में ही 4 के आएंगे, चाहे एमएससी हो या ग्रेजुएशन हो, कोई भी एग्जाम हो बच्चे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एम्प्लॉयज उसमें क्या होता है, तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। क्या होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, VNTR। VNTR के बारे में पढ़े होंगे बच्चे, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। 80 है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स वाज यूज्ड बाय मेजल्सन एंड स्टॉहल टू सेपरेट डीएनए लेबल्ड विथ नाइट्रोजन 15 डीएनए। नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन 14 आप पढ़े होंगे। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन कहाँ पे है बच्चे, जेनेटिक्स मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस किसी बच्चे को पढ़ना है तो आप हमें मैसेज करें, अच्छे से नोट्स के साथ पूरे एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डीएनए, आरएनए, एमआरएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन सभी वहीं पर पढ़ाया जाता है बच्चे। अमाइनो एसिड, जेनेटिक कोड के बारे में सभी चीज़ को हम अच्छे से पढ़ाएंगे। यदि आपको पढ़ना है तो मैसेज करें। और देखिए ये भी क्वेश्चन बच्चे क्लास 12th के एनसीईआरटी से है कि मेजल्सन लिस्टोहल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था डीएनए को सेपरेट करने का, उसमें क्या टेक्निक यूज किया था, तो आइसोफाइनिक इक्विलिब्रियम, आइसोसिनिक इक्विलिब्रियम, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन। एनसीईआरटी में क्या दिया है, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन, बस हल्का चेंज है बच्चे, ठीक, वहीं से है। 81 क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, अच्छे से इसको पहले पढ़ते हैं, देख लिए। जो जितना लेंदी क्वेश्चन रहता है उतना आसान रहता है बच्चे, ये तो आप अपने एकदम मन में कंसेप्ट बना ली कि ऐसा नहीं कि लेंदी क्वेश्चन है इसको छोड़ दे, नहीं, जो जितना लेंदी है उतना आसान होगा। एक बार आप पढ़ के देखें, एक बार पढ़ के देखें बच्चे। द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए जीन ए रिजल्टेड इन द सिंथेसिस ऑफ 100 किलो डाल्टन प्रोटीन in one cell type and 48 kilodalton protein in another cell type owing to site specific conversion of CAA codon to UAA by enzyme cytidine deaminase, which one of below mentioned regulatory mechanism is involved in the phenomenon। करा इस phenomenon में कौन सा regulatory mechanism involved है, तो RNA editing। कौन है बच्चे, RNA editing। 82 नंबर इन ड्रोसोफिला स्पर्म इंटर इन द एग थ्रो। ड्रोसोफिला में स्पर्म एग के अंदर कहाँ से इंटर करता है, तो माइक्रोपाइल से। कहाँ से बच्चे, माइक्रोपाइलर एंड से, माइक्रोपाइल एंड से, ठीक, आंसर है माइक्रोपाइल। नेक्स्ट, यदि कोई बच्चे, ये तो जूलॉजी का है, कोई बोटनी का है, कोई केमिस्ट्री से एमएससी करना चाहते हैं उनको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, उससे रिलेटेड भी बच्चे, कोई आपका जूनियर हो, कोई सीनियर हो, तो उससे भी आप, अगर कोई भी हो, अगर हेल्प चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। 83 है विच कंपोनेंट ऑफ ट्रांसक्राइब्ड आरएनए इन यूकैरियोट इज प्रेजेंट इन द इनिशियल ट्रांसक्रिप्ट बट इज रिमूव्ड बिफोर ट्रांसलोकेशन अकर। कर रहा है विच कंपोनेंट ऑफ ट्रांसक्राइब्ड आरएनए। आरएनए जो ट्रांसक्राइब्ड होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है बच्चे, डीएनए से जब हम आरएनए बनाते हैं तो इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों आता है, दोनों का सिंथेसिस होता है, दोनों का ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो कह रहा है किसको हम हटा दिया जाते हैं, ट्रांसलेशन से पहले जब प्रोटीन बनाना होता है तो उससे पहले हम किसका, प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए पढ़ेंगे बच्चे। आरएनए प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, इंट्रॉन को हटाते हैं, क्योंकि इंट्रॉन क्या है, नॉन सिंथेसिटिक है, उससे ट्रांसलेशन नहीं होना है, तो इंट्रॉन को हटा के और एक्सोन को जोड़ते हैं, तो इंट्रॉन को हटाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है, और नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th के सिलेबस है तो नीट के लिए इम्पोर्टेंट है ही। 84 है
84 देखिए बच्चे, एक्सॉन स्किपिंग इज एसोसिएटेड विद, एक्सॉन स्किपिंग कहाँ एसोसिएटेड है तो स्प्लाइस साइट म्यूटेशन, क्या है तो स्प्लाइस साइट म्यूटेशन से एसोसिएटेड है एक्सॉन। 85 नंबर, द allele associated with sickle cell anemia apparently reached a high frequency in some human population due to, कह रहा है जो एलील है सिक्कल सेल अनीमिया से जो रिलेटेड एसोसिएटेड एलील है, कह रहा है अपरेंटली रिच्ड हाई फ्रीक्वेंसी, किसी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में है, किसी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में है, जबकि सिक्कल सेल अनीमिया अपने आप में एक बीमारी है बच्चे, वो ज़्यादा पॉपुलेशन में है। क्या उसका कारण क्या है तो सुपीरियर फिटनेस ऑफ हेट्रोजाइगस इन एरियाज वेयर मलेरिया इज प्रेजेंट, वह एरिया जैसे साउथ अफ्रीका में, आप क्लास 12 का एनसीईआरटी यदि अच्छे से पढ़े होंगे जेनेटिक्स चैप्टर, वहाँ इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि अफ्रीका में मलेरिया का केस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो वहाँ क्या है बच्चे, मैक्सिमम आदमी में क्या है तो हेट्रोजाइगस फॉर्म में कौन है, सिक्कल सेल अनीमिया का जीन हेट्रोजाइगस फॉर्म में है जो उसको मलेरिया से प्रोटेक्शन देता है। इसलिए सिक्कल सेल एनीमिया जबकि अपने आप में एक बीमारी है, फिर भी मैक्सिमम पॉपुलेशन में पाया जाता है। कारण क्या है, मलेरिया से वो प्रोटेक्शन देता है। ओके, ध्यान रखेंगे, सुपीरियर फिटनेस ऑफ हेट्रोजाइगट इन एरिया वेयर मलेरिया वाज प्रेजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप कॉज क्लाइनफील्डर सिंड्रोम, आप बताइए क्लाइनफील्डर सिंड्रोम के बारे में कहाँ पढ़ते हैं, क्लास 12 में है कि नहीं बच्चे, जेनेटिक्स चैप्टर में क्लाइनफील्डर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। मैं बार बार कह रहा हूँ 11th 12th का एनसीईआरटी, 11th 12th के एनसीईआरटी को अच्छे से बच्चे पढ़ लें। यदि आप जूलॉजी या बॉटनी बैकग्राउंड से हैं, मोर देन सफिशेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। के बच्चे केमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो 11th 12th का केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ ले बच्चे, मोर देन सफिशेंट है बच्चे, बार बार वही बोलना है कि वहीं पर है। क्लाइनफील्डर सिंड्रोम का आपको जीनोटाइप पूछ रहा है तो XXY होता है, क्या होता है XXY। ओके, 47 हो जाता है, 44 प्लस XXY हो जाता है, एक X एक्स्ट्रा हो जाता है, इसलिए मेल में क्लाइनफील्डर सिंड्रोम किस में होता है बच्चे, मेल में। टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है। तो क्लाइनफील्डर सिंड्रोम में मेल में फीमेल का करेक्टर आ जाता है। गायनेकोमेस्टिया के बारे में पढ़े होंगे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो हो जाता है बच्चे, गायनेकोमेस्टिया, हाँ क्या कहते, स्टेराइल तो होगा ही, स्टेराइल होगा वो, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, फीमेल का करेक्टर आने लगता है। 87 इन रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन फ्यूजन अकर्स एट द, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, एमएससी का अपना रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चे, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। 2021 में जो एग्जाम हुआ था मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से अपलोडेड था, इसलिए यदि आप 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं बच्चे तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। सभी क्वेश्चन जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हुआ है बच्चे, हम 2017 से लेके आपको 2021 तक सब करवा देंगे, ताकि यदि इसको आप देख लिए बच्चे तो मेरा चैलेंज है आप हो आएंगे एग्जाम अच्छे से, आपका निश्चित होगा ही होगा, चाहे कट ऑफ कुछ भी जाए आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम यहीं से आना है। और जो कुछ इधर उधर से क्वेश्चन आता है तो एमएससी आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा ही, तो आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, आप अच्छे से कर पाइएगा बच्चे, बिलीव करें। रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन में फ्यूजन कहाँ आकर होता है तो सेंट्रोमेयर पे, कहाँ होता है सेंट्रोमेयर पे। 88 देखते हैं, ए जीन शोइंग कोडोमिनेंस, आप बताइए कोडोमिनेंस, कम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, ये सब कहाँ पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स में है। जेनेटिक्स यदि आपको बच्चे अच्छे से पढ़ना है तो आप हमें मैसेज करें, हम आपको पढ़ाएंगे। कोडोमिनेंस में क्या होता है बच्चे, बोथ एलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगोट, जो दो एलील होता है, मान लीजिए बी और बी है, कैपिटल बी और स्मॉल बी है, तो दोनों एलील खुद को एक्सप्रेस करता है, कोडोमिनेंस मतलब खुद को एक्सप्रेस करेगा, ठीक, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हेट्रोजाइगोट के फॉर्म में। 89 रिपीट कोर सीक्वेंस कंसिस्टिंग ऑफ 2 3 4 बेस पेयर नॉन एज, रिपीट कोर सीक्वेंस जो 2 3 4 बेस पेयर का होता है उसको क्या कहते हैं तो माइक्रो सैटेलाइट। ये भी कहाँ है 12th में एनसीईआरटी में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो पढ़ते हैं तो उसका बेसिस ही है माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट, यहीं से तो पढ़ाई स्टार्ट होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। डॉक्टर लालजी टंडन के बारे में वहाँ पढ़ाया गया है। ओके, 90 नंबर, व्हेन ए हेट्रोजाइगस डॉग मेटेड विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, कह रहा है हेट्रोजाइगस डॉग है उसको होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से मेट किया जाए, व्हाट विल यू डिस्क्राइब डिसीज। तो ये तो कितना आसान क्वेश्चन है कि अगर हेट्रोजाइगस को हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से, कोई किसी भी हेट्रोजाइगोट को होमोजाइगस F1 हेट्रोजाइगस है उसको होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से अगर क्रॉस कराते तो वो किस प्रकार का क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस। क्या है बच्चे, टेस्ट क्रॉस। आसान क्वेश्चन है, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस के बारे में सब जेनेटिक्स में है, 12th के एनसीईआरटी से। अब बताइए कहाँ एमएससी है, कहाँ 12th है,
तो बच्चे आप 11th 12th को अच्छे से कंप्लीट करें। कोई दिक्कत आ रहा है तो आप प्लीज़ हमें मैसेज करें, अच्छे से पढ़ाएंगे, विश्वास करें अच्छे से पढ़ाएंगे हिंदी में। और सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, कहाँ कहाँ से कौन क्वेश्चन आया हुआ है, कौन क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ है, सभी चीज़ बच्चे आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। 91 हीमोफीलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेट दैट इज कैरिड एज एन हीमोफीलिया। बताइए, कल जो वीडियो नंबर 3 आप देखे होंगे एमएससी में, उसमें भी बताए थे कि हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। देखिए ये भी कहाँ का है बच्चे, 12th का है। तो हीमोफीलिया क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, उसमें भी क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं और रॉयल्स डिजीज भी कहते हैं। और हीमोफीलिया से एक और क्वेश्चन आया था कि हीमोफीलिया जो किसी को होता है तो उसमें कौन सा किसका सिंथेसिस नहीं होता, तो प्रोथ्रोम्बिन का पहले देखे थे, इसी कारण कि क्लॉट नहीं बन पाता है बच्चे। तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, आसान क्वेश्चन है। 92 इफ रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन 2 जीन इज 10, करा 2 जीन के बीच में रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी अगर 10 है, देन डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन इज, तो 2 जीन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो 10 सेंटीमॉर्गन। सीएम का मतलब यहाँ है सेंटीमॉर्गन। बच्चे ध्यान रखें, जो डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन का यूनिट है मॉर्गन के नाम पर दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने ही इस पर अच्छे से बहुत सारा स्टडी किया था, काम किया था, इसका पूरा निचोड़ कंसेप्ट निकाल के लाया था, इसलिए यूनिट क्या है तो सेंटीमॉर्गन। जितना रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होता है, ध्यान रखें, जितना रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होता है उतना ही डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन होता है, और यूनिट क्या है सेंटीमॉर्गन। तो कह रहा है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 2 जीन के बीच में 10 है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन क्या होगा बच्चे, तो जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होता है वही डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन होता है, कितना होगा, 10 सेंटीमॉर्गन। ये भी 12 से है बच्चे। 93 ड्यूरिंग डेवलपमेंट इफ अ सेल इज कमिटेड टू हैव ए पार्टिकुलर फेट इट इज कॉल्ड एज। ड्यूरिंग डेवलपमेंट इफ ए सेल इज कमिटेड टू हैव ए पार्टिकुलर फेट, कह रहा है डेवलपमेंट के समय अगर कोई सेल, कोई कोशिका खुद को कमिट कर लेता है कि उसका यही काम है, तो उसको क्या कहते हैं, डिटरमिन्ड। क्या कहते हैं, डिटरमिन्ड। कमिट मतलब क्या मतलब, बच्चे नहीं कहते कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनती। मतलब कोई काम आप कह दिए कि भाई ये काम मैं करूँगा ही करूँगा, तो लोग आप पे विश्वास कर लेते हैं, यदि पहले से विश्वास बना हुआ है कि हाँ भाई ये बोल दिया है, और जब खुद को कमिट कर दिया है कि भाई हम एक बार कमिट कर दिए तो आप चिंता ना करें, मतलब हो ही जाएगा। तो वही कोई सेल खुद को कमिट कर दिया किसी काम के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, डिटरमिन्ड। ओके, दृढ़ संकल्प जिसको भी हिंदी में बोलते हैं। यही चीज़ बच्चे, कुछ जो बच्चे बाहर से पहले से एमएससी कर रहे हैं वो डर दिखाते हैं बच्चे को कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लें, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपका प्रिपरेशन कराएंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारे बातें। मतलब कुल मिलाकर वो आपसे पैसा ऐंठने की तरीका बताते रहते हैं बच्चे। कुछ नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप पूरा वीडियो देखें, क्वेश्चन देखें बच्चे। चारों जो हम वीडियो बनाए हुए हैं एमएससी जूलॉजी का, खुद देख ले बच्चे, थोड़ा टाइम दे, मुश्किल से 1 घंटा का भी चारों वीडियो नहीं होगा। एक बार खुद से समय दें और देखिए कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से है। आपको मिल जाएगा कि 11th 12th के एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो फिर किसी का कोर्स परचेज करने की क्या आवश्यकता है। किसी का भी कोर्स परचेज मत कीजिए बच्चे, हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। कोई भी दिक्कत हो आप हमें बेफिक्र बोलें, हम आपको पढ़ाई से रिलेटेड आपको भरसक मदद करेंगे बच्चे। कोई फीस नहीं लेगा, बस चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब कर ले बच्चे, नोटिफिकेशन सब भी आपको मिलते रहेगा अपने आप में। ओके, बेल आइकन है तो बेल आइकन प्लीज़ दबा दें। किसी का कोई कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ है घबराने वाली बात नहीं है कि आपसे होगा या नहीं होगा, ये मन से निकाल दीजिए बच्चे, आप कर सकते हैं। बहुत आसान है बच्चे, बहुत आसान है। यदि आप कभी नीट का एग्ज़ाम दिए होंगे तो बहुत सारे बच्चे से सुने होंगे कि यार नीट का एग्जाम क्वेश्चन बहुत, एग्जाम हॉल में वो क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, लेकिन हम पढ़ भी नहीं करते हैं। वही दिक्कत है बच्चे, क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा और सब सिलेबस से है, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं है, सब सिलेबस से क्वेश्चन है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। 11th 12th के एनसीईआरटी को मैं फिर से कह रहा हूँ, अच्छे से पढ़ दें, कल्याण है बच्चे, कल्याण है। नेक्स्ट देखते हैं 94 व्हेन अ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय वन सेल diffuses over a small distance to induce changes in neighboring cell, the event is called, उस इवेंट को क्या कहते हैं, तो पैराक्राइन इंटरेक्शन। क्या कहते हैं, पैराक्राइन इंटरेक्शन। पैराक्राइन पेरिक्राइन सभी होता है, तो कॉन्सेप्ट बाद में बताएंगे, यदि आपको चाहिए तो आप हमें मैसेज करें। फिलहाल अभी हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं बच्चे। किडनी ऑफ द वर्टेब्रेट इम्ब्लाइड डेवलप फ्रॉम, वर्टेब्रेट इम्ब्रा का किडनी कहाँ से डेवलप होता है, 11th के एनसीईआरटी से, एनिमल किंगडम, मीजोडर्म कहाँ से बच्चे, मीजोडर्म। पूरा एनिमल किंगडम हम अच्छे से पढ़ाए हुए हैं हिंदी में, आप देख सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट है 96 इन सम एनिमल ग्रुप ओनली ए स्मॉल एरिया ऑफ द एग इज फ्री ऑफ यॉक। करा किसी कुछ एनिमल के ग्रुप में, समूह में
कि एग का कुछ छोटा ही एरिया जो यॉक के लिए फ्री होता है और हैंस सर्व एज ए पोटेंशियल साइट टू इनिशिएट द एम्ब्रियोनिक सेल डिवीजन। दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन एग सच सेल ग्रुप इज रेफर्ड एज, उस प्रकार के सेल ग्रुप को क्या रेफर्ड करते तो डिस्क्वाइडल, क्या कहते बच्चे डिस्क्वाइडल। ओके, डिस्क्वाइडल, टीलोलिसिथल, माइक्रोलिसिथल, मीजोलिसिथल, इससे एग मतलब एग से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो ये आपको पढ़ लेना चाहिए, है आपके एनसीईआरटी में है। 97 द ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर टू लैंड, वाटर से लैंड पर ट्रांजिट करना इन द इवोल्यूशन ऑफ वर्टेब्रेट अकर ड्यूरिंग, या किस पीरियड में हुआ है तो डेनोवियन। किस पीरियड में हुआ है बच्चे डेनोवियन। इसका भी ट्रिक है, मछली जल की रानी है, डेनोवियन की कहानी है बच्चे। मछली का जो इवोल्यूशन अच्छे से हो पाया कब, डेनोवियन पीरियड में। और सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछता है टीजेसी, ट्रायसिक जुरासिक सेरेटेशियस, की ओरिजिन ऑफ डायनासोर, डायनासोर का ओरिजिन कब हुआ बच्चे ट्रायसिक पीरियड में। कौन सा पीरियड में, ट्रायसिक। ठीक है, डायनासोर कब एकदम गोल्डन इरा, जिसको कहते हैं गोल्डन एरिया, मतलब डायनासोर ही डायनासोर पृथ्वी पर छाया हुआ था, एकदम खूब मजे कर रहा था, उसका नंबर बहुत ज़्यादा था, तो वो था जुरासिक पीरियड। कौन था बच्चे, जुरासिक पीरियड। उस पीरियड में डायनासोर बहुत ज़्यादा था, एकदम फल फूल रहा था पूरे पृथ्वी पर, इसलिए तो उस पीरियड का नाम ही है जुरासिक पीरियड। और उस पर एक मूवी भी बना हुआ है, देखे होंगे आप, जुरासिक पार्क, कई सारा उसका सीरीज बना हुआ है, तो जुरासिक। और पूछता है एक और क्वेश्चन की डायनासोर कब एक्सटेंड कर गया, तो सेरेटेशियस पीरियड। कौन सा बच्चे, सेरेटेशियस। तो ट्रायसिक, जुरासिक, सेरेटेशियस। ट्रिक से एकदम कोई भी चैप्टर, ये एवोल्यूशन चैप्टर से था, सभी में सभी चैप्टर में बच्चे अच्छे से ट्रिक से आपको जो भी मेमोराइज का चीज़ है, याद करने वाली चीज़ है, आपको हम अच्छे से बताएंगे। नेक्स्ट 98 विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज वाज प्रोबेबली एब्सेंट एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। बताइए, ये 12th के एनसीईआरटी से इवोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ से ये स्टार्ट होता है, चैप्टर जो स्टार्ट होता है यहीं से स्टार्ट होता है कि जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हो रहा था, जीवन का जब शुरुआत हो रहा था, उसमें कौन सा गैस एब्सेंट था, तो ऑक्सीजन नहीं था। कौन था, ऑक्सीजन नहीं था। हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। ओके। 99 स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इज टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वेयर इन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एक प्रकार का नेचुरल सिलेक्शन है, जिसमें ये भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होता है, सिलेक्टिव प्रेशर आर वर्किंग अगेंस्ट टू एक्सट्रीम ऑफ ट्रेट। जो सिलेक्टिव प्रेशर है वह काम करते रहता है दो एक्सट्रीम ट्रेट के बीच में। इस प्रकार का ग्राफ देखे होंगे बच्चे, 12th के एनसीईआरटी में है। एंड देयर बाय द इंटरमीडिएट ट्रेट इज सेलेक्टेड, इसलिए बीच वाला ट्रेट को सिलेक्ट किया जाता है। 100 लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहते ही हैं। इसके अलावा भी अगर किसी बच्चे को बोटनी का, केमिस्ट्री का, अगर एमएससी इंट्रांस एग्जाम का पेपर चाहिए तो बच्चे आप हमें मैसेज करें, हम आपको मदद करेंगे वहाँ भी। फेनोमेनन ऑफ पॉलीथिज्म इज एग्जिबिटेड इन द हाई लाइफ हिस्ट्री ऑफ। पॉलीथिज्म का फेनोमेनन किसके लाइफ हिस्ट्री में देखा जाता है, तो एपिज मेलिफेरा। कहाँ पर बच्चे, एपिज मेलिफेरा। ओके, तो ये कुछ एमएससी जूलॉजी का कुछ क्वेश्चन था आपके सामने। 1 से लेकर 100 क्वेश्चन को बच्चे हम लगभग 4 वीडियो हमको लगा है, सभी में अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले 3 वीडियो हम बना चुके बच्चे, आप वहाँ जाके अच्छे से देख लें, खुद एनालिसिस करें बच्चे, किसी के बहकावे में नहीं आए। आपका जो मस्तिष्क बोलेगा, आपका जो मन बोलेगा उसी अनुसार काम करें, आपका जो दिल बोले वही काम करें। बस ये बोल दिया कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, कोई बहुत सारा आदमी जो अभी क्या चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है कि सामने वाले को डरा के रखो, सामने वाले को डरा के रखो, मतलब उसको हमेशा अपनी ज़रूरत महसूस करवाओ, तभी तुम्हारे पास आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं बच्चे, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, खुद पे बिलीव रखें। हाँ, ऑब्ज़र्व खुद करें, देखें सबका, खुद ऑब्ज़र्व करें और अंदर से सोचिए कि हाँ कहाँ क्या है आपसे रिलेटेड, क्योंकि आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे भी तो डिपेंड करता है बच्चे। कुछ बच्चे तो है आसानी से परचेज़ कर लेते हैं, जब ये बोला हाँ हम परचेज़ कर लो, हम अच्छे से हेल्प करेंगे, बस आप परचेज़ कर लिए, अब उसके पीछे झूलते रहिए। वो क्या कराता है, यही प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन करवा देगा, बस हो गया। और बहुत सारा तो उसमें ऐसा रहता है कि जिसको कोई अनुभव है ही नहीं, जिसने कभी जूलॉजी, बॉटनी, 11th 12th के एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं, वो मान लीजिए क्वेश्चन डिस्कस ही करेगा तो क्या बोलेगा। अब बताइए, जैसे यही क्वेश्चन है, पी वेव इन द ईसीजी। बहुत सारे बच्चों को तो ईसीजी का फुल फॉर्म नहीं पता रहता है। पी वेव के बारे में तो बोल दिया, आप क्वेश्चन का आंसर तो दे दिए, लेकिन इसके बाद जो QRS होता है, टी होता है, उसके बारे में तो थोड़ा बहुत बताइए। ये हार्ट से रिलेटेड है तो हार्ट का चैम्बर के बारे में बताइए, सिस्टोलिक डायस्टोल क्या होता है उसके बारे में बताइए। तो ये सब बच्चे वहाँ पर नहीं मिलेगा। सब चीज़ यूट्यूब पर, सब चीज़ फ्री है बच्चे, फ्री में सब चीज़ का आनंद लें अच्छे से, कहीं किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है।
और हम बस वही एक ही चीज़ जो है हम बार बार बोलते हैं, क्योंकि सारा सार वहीं छुपा हुआ है, सबका समरी वही है, 11th 12th का NCERT। यदि जूलॉजी बॉटनी बैकग्राउंड से हैं तो 11th 12th का NCERT को घोर के पी जाए बच्चे, बार बार पढ़ें, कहीं कोई दिक्कत हो रहा है पूछे, किसी का ट्रिक कोई क्वेश्चन नहीं याद हो रहा है, कोई मतलब कोई भी चीज़ याद नहीं हो रहा है बच्चे, मेमोराइज नहीं हो रहा है, तो आप एक बार मैसेज करके तो देखें, एक बार लिख के देखें। अगर कमेंट में नहीं लिखना चाहते हैं आप, पब्लिक ग्रुप में पब्लिकली नहीं लिखना चाहते तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो बच्चे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ पर हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको जो भी इशू है उसको सॉल्व करना। ओके बच्चे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। MSc से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, चाहे इसका एग्ज़ाम अगली बार कब होगा, क्या होता है, किस प्रकार से हम वहाँ पर पहुँच पाएंगे, काउंसलिंग कैसे होता है, एडमिशन का प्रोसेस वगैरह क्या है, सब हम आपको बताएंगे बच्चे। और इसके अलावा अगर नीट का तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन में आपका कोई छोटा भाई है तो उसको भी हम हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ वीडियो बच्चे हम कंप्लीट करते हैं। प्लीज़ कमेंट में कुछ भी लिखें, आपको कैसा लगा ये वीडियो, अपना फीडबैक दें ताकि हमें एक प्रकार का मोटिवेशन मिले। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।